Assalamu alaikum friends. Farhan Ahmed is in front of you again with another lecture that is on the age of Chaucer. In the previous video I have discussed Anglo-Norman period and I have told that there are three parts of this period, Anglo-Norman period, as the main figure of this period is Geoffrey Chaucer. So this period is divided into three parts: the age before Chaucer, the age of Chaucer, and age of revival. In the previous video I have discussed age before Chaucer, and in this lecture I am going to discuss the age of Chaucer. Before discussing the age of Chaucer, I would like to tell you some background features. What was happening in the background of this age? There was main feature 100 years war. जिस तरह की हम पहले बात कर चुके हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में, एंग्लो नॉर्मन के बारे में, तो उसके अंदर हमने ये बात बताई थी कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई थी इंग्लैंड और फ्रेंच दोनों के दरमियान, जिसको जीता था विलियम द कनकरर ने। मतलब फ्रांस जो है उस जंग का विनर था। अब फ्रांस की हुकूमत हो गई थी इंग्लैंड के ऊपर, लेकिन इसके बाद छोटी छोटी जंगें होती रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान। इंग्लैंड बार बार कोशिश करता रहा है अपनी उस एम्पायर को रिटर्न करने की, कि किस तरह से दोबारा उसकी हुकूमत आ जाए इंग्लैंड के ऊपर। बार बार इंग्लैंड वाले कोशिश करते रहे हैं, वहाँ के जो किंग थे मुख्तलिफ किस्म के ट्राई करते रहे हैं। अब ये जो 100 साल हैं, इन 100 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा जंगें होती रही हैं, जिनमें से एक जंग ऐसी थी जो आखिरकार इंग्लैंड ने जीत ली, और वो जंग उन्होंने जीती थी लॉन्ग बो मेथड के ज़रिए। अब वो एक जंग जीती थी, तकरीबन 100 साल तक ये जंगें चलती रही हैं, इसलिए इस पीरियड को नाम दे दिया गया है 100 ईयर्स वार। दूसरा बड़ा वाक़या कौन सा हुआ? वो था ब्लैक डेथ का। ब्लैक डेथ का वाक़या किस तरह हुआ कि वहाँ पे एक कहत हो गया, फेमाइन आ गया वहाँ पे। अब फेमाइन की वजह से वहाँ पे किल्लत होगी मुख्तलिफ चीज़ों की, मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद नहीं थी, लोग मरना शुरू हो गए। तकरीबन यूरोप का 1/3 जो पार्ट है वो मर गया। जिस तरह आजकल कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर तबाही हुई है, इसी तरह उस वक्त ब्लैक डेथ यानी कि वहाँ पे जो फेमाइन आया था उसने बहुत ज़्यादा तबाही की थी। तीसरा बड़ा फीचर क्या है? पीजेंट्स रिवोल्ट। अब 100 साल की ये जो जंग चलती रही है, अब 100 साल जंग अगर चलती रहे, कोई भी मुल्क अगर जंग में रहे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, दूसरी चीज़ों की तरफ, तरक्याती कामों की तरफ ध्यान नहीं जाता। अब यही वजह थी कि 100 साल जंग चलती रही है, वसाइल कम हो गए हैं, अब टैक्स जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में चाहिए। वहीं पे साथ साथ ब्लैक डेथ भी आ गई है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मर चुके हैं, अब मसाइल बहुत ज़्यादा बन गए हैं। अब किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि आप हमें ज़्यादा मिकदार में टैक्स दें, तो किसानों के ऊपर प्रेशर डलता गया, बहुत ज़्यादा टैक्स लेना उनसे शुरू कर दिए गए, तो किसानों ने रिवोल्ट किया, जिसको बोला जाता है पीजेंट्स रिवोल्ट। तो ये तीन मेन फीचर्स थे एज ऑफ चौसर के जो बैकग्राउंड में चल रहे थे। तो ये वक्त है डिस्कस करने का द ग्रेट राइटर जॉफ्री चौसर को। जॉफ्री चौसर इतना बड़ा राइटर था, इतना अजीम आदमी था कि इस पूरी एज का नाम ही एज ऑफ चौसर रख दिया गया है। तकरीबन राउंड अबाउट 1343 में ये पैदा हुआ, राउंड अबाउट, नॉट कन्फर्म्ड, और 1400 तक तकरीबन ये चला है। तो इस एज पूरी का नाम रख दिया गया है एज ऑफ चौसर। और ये इतना अजीम इंसान था, एक इतना ग्रेट ऑथर था कि किंग चार्ल्स था वो इसको रोज़ाना गैलन दिया करता था वाइन की, इतना ज़्यादा इससे इम्प्रेस था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बादशाह अगर उसके साथ ताल्लुकात बादशाह ने रखे हुए हैं और ऐसे ताल्लुकात हैं कि 1 गैलन रोज़ाना वो वाइन का उसको दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत आला किस्म का इंसान होगा। इसने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। इसके कामों में सबसे जो अहम काम है वो कैंटरबरी टेल्स है। हर जगह पे तकरीबन पढ़ा जाता है, सुना जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इसके अंदर, कैंटरबरी टेल्स के अंदर। लेकिन क्या इसने सिर्फ कैंटरबरी टेल्स लिखी है? नहीं, इसने और भी बहुत से काम लिखे हैं, जिसमें से एक है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। अब यहाँ पे फाउल्स का मतलब क्या है? फाउल्स का मतलब है परिंदे। कुछ परिंदे हैं वो एक साथ बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बातें मुख्तलिफ उनकी चल रही हैं, तो इसके बारे में इसने ये लिख दी किताब, जिसका नाम है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। फिर अगली जो है वो है ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ट्रायलस एंड क्रेसिडा भी इसी ने लिखी। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और पहले इसको जॉफ्री चौसर ने बयान किया, इसने लिखा, फिर इसके बाद इस कहानी को रीटोल्ड किया था, दोबारा से बयान किया था किसने? द ग्रेट विलियम शेक्सपियर ने। तो विलियम शेक्सपियर ने भी इस पे काम किया था, ट्रायलस एंड क्रेसिडा पे। तो अब डिस्कस करते हैं कैंटरबरी टेल्स को। कैंटरबरी टेल्स जो है वो बहुत ही ग्रेट वर्क है जॉफ्री चौसर का।
ये नज़म जो है ये बहुत बड़ी नज़म, जब हम देखते हैं ना टेल्स को तो हमें लगता है कि शायद ये कोई प्रोज का वर्क होगा। नहीं, ये प्रोज का वर्क नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये असल में पोइट्री का काम है, इट इज़ अ पोइटिकल वर्क। अब इसके अंदर क्या होता है, 30 पिलग्रिम्स हैं जो थॉमस बैकेट के श्राइन पे जा रहे हैं, वहाँ पे रास्ते में जा रहे हैं, जाते वक्त वो एक दूसरे को कहानियाँ सुना रहे हैं। अब वो कहानियाँ सुना रहे हैं, फी बंदा एक पिलग्रिम जो है वो 2 कहानियाँ सुनाएगा जाते वक्त। 30 हैं, कितनी कहानियाँ होगी, 60। इसी तरह सेम वापसी पे भी एक पिलग्रिम 2 कहानियाँ सुनाएगा तो 60 ये होगी, यानी कि फी बंदा 4 कहानियाँ, पर मैन 4 स्टोरीज, तो ये बन जाएंगी 120 स्टोरीज। अब ये बहुत ही ग्रेट वर्क था जो लिखा जा रहा था। कौन लिख रहा था इसको, जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर चाहता था कि 120 स्टोरीज में इस पे लिखूं, लेकिन लिखते लिखते इसी दौरान इसकी डेथ हो गई थी, तो इसने तकरीबन 24 स्टोरीज जो हैं वो इसके ऊपर लिखी हैं, इसके अंदर कैंटरबरी टेल्स के अंदर, जो आज तक पढ़ी जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे एज ऑफ रिवाइवल के साथ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।